हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में वो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहां तक कि साथियों पहला सेशन जो आपका मैथ रीजनिंग रहता है उसको भी साथियों आज की इस सेशन में हल करने वाले हैं, और सेकंड सेशन का जीके प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। यानी आपका साथियों टोटल पेपर एक दिन पहले पेपर से हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें साथियों हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को हल करेंगे। याद रखिएगा, मैथ की केवल साथियों 5 क्वेश्चन हल करेंगे और रीजनिंग के केवल 5 क्वेश्चन हल करेंगे। यानी जो आपका सेशन पहला होता है टोटल 40 क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग साथियों 10 क्वेश्चन इसलिए हल करें क्योंकि आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। देखिए, जनरल वाले आप हैं तो केवल आपको 12 क्वेश्चन सही करना है 40 में से। यदि आप ओबीसी के हैं तो 10 क्वेश्चन सही करना है। यदि आप एससी एसटी के हैं तो केवल 8 क्वेश्चन है। इसलिए देखिए दोस्तों, आपका कल से एमटीएस का एग्जाम शुरू हो रहा है। एक दिन पहले इस पेपर को जरूर हल कर लीजिए, क्योंकि देखिए जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, पूरा आपका साथियों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और साथियों जिस तरह से आपका एमटीएस में जिस पैटर्न पे सवाल आएगा ना, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आज की सेशन में हम लोग क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को हल करते हैं। टारगेट हमारा क्या बना हुआ है इस समय, जो कि 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में जब भी आपका एग्जाम है, टोटल साथियों पूरा 50 आउट ऑफ 50 करके आना है। जो आपका सेकंड सेशन होता है, पहला सेशन तो भाई आप एकदम अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली यदि आपका बेसिक क्लियर है। तो मेन हमारा साथियों सेकंड सेशन का जो 50 आउट ऑफ 50 करना है, जीके का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, इसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आएगी। एक बात हमें बताइएगा साथियों कि आपका किस डेट को एग्जाम है, बस सिंपल ये बता दीजिएगा। और ये सेशन साथियों पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम आपका मैथ भी सवाल कराएंगे हल, रीजनिंग भी हल कराएंगे, जीके प्लस इंग्लिश, आपके मन का जो भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टारगेट हमारा 50 में से 50 रहना चाहिए, आपका भी टारगेट यही रहना चाहिए। ओके, तो डेली क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे साथियों, दोपहर में 12:30 बजे, शाम को 6 PM पे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। इस सेशन का जो एक दिन पहले पेपर से पहले आपके बीच आ गया है। देखिए, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो प्रसिद्ध जो मराठा योद्धा शिवाजी थे साथी, ये किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो साथी औरंगजेब के खिलाफ लड़ी थी। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो साथी मेहरानगढ़ किला ये किस शहर में स्थित है, याद रखिए ये जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन। और एक बात आपसे कहनी है, और यदि आप साथियों आज इस सुबह वाली क्लास 8 बजे की जो हुई थी, यदि आपने नहीं देखा है तो भाई प्लेलिस्ट में पहला ही क्लास उसको अपडेट कर दी, उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कराया है। एक बार जरूर देखिएगा जिसने अभी तक नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। हर शिफ्ट में भारतीय गवर्नर जनरल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग थे। तो यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, 42वें संवैधानिक संशोधन को और भी क्या कहा जाता है। जो साथी आपका 42वां संवैधानिक संशोधन है, इसको याद रखिए लघु संविधान कहा जाता है, लघु के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। यहां से भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। यदि साथियों 30 तारीख का जिस तरह से एमटीएस का पेपर आया था उस तरह आ गया, तो समझिए भाई आपका जो 50 क्वेश्चन होता है ना, आप उसमें से कम 45-46 दोनों सेशन में, यानी जीके प्लस इंग्लिश मिला के अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख का पेपर बहुत ही अच्छा आया था। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो दोस्ती आपका केरल राज्य में हुई। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, भारतीय आर्थिक सुधार के जनक का नाम क्या है। तो भारतीय आर्थिक सुधार के जनक का नाम है आपके पीवी नरसिम्हा राव। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, भारतीय अर्थव्यवस्था को हरित क्रांति की सफलता कितने चरणों में प्राप्त हुई। तो साथी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इसको हरित क्रांति की सफलता जो कि कितने चरणों में प्राप्त हुई थी, ये टोटल साथी 2 चरणों में प्राप्त हुई थी। यहाँ से ये ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है,
भारतीय खेल प्राधिकरण यानी खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च निकाय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है एक तरह का साथियों खेल को बढ़ावा देने के लिए ये सर्वोच्च निकाय, इसको वर्ष 1984 में क्या किया गया था दोस्त? स्थापित किया गया था। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। हर एक क्वेश्चन को साथियों थोड़ा सा टाइम को मेंटेन कर चलेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, आपको रिवीजन भी करना है, इससे साथ ही थोड़ा सा स्पीड में साथ देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा, बायो से 3 क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में, ये बात याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो दिसंबर 1907 में जो सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो श्री अरविंदो ने किया था। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक बात याद रखिए, 2 क्वेश्चन आप 2 टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक तो देखिए अधिनियम से सॉल्व पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक तो आपका योजना सॉल्व पढ़ लीजिएगा, और आपका अधिनियम हो गया और आपका ये योजना, ये 2 टॉपिक अच्छे से क्लियर करिए। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, यदि आपका पास साथ ही आपका जो हैंड नोट है साथ ही उसको यदि आपने इसको क्लियर किया तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए क्योंकि सॉल्व पूछा रहे हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और साथियों यदि आपने 30 तारीख सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच का पेपर का एनालिसिस किया तो मैं बता दूं वहाँ से आपके जीके में ना 10 क्वेश्चन रिपीट मिलेगा और इंग्लिश में कम से कम 15 क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। याद रखिएगा। इनमें से कौन उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? उड़ीसा का एक लोकप्रिय इनमें से त्यौहार तो कौन है? गुड़ी पड़वा, होला महला, धनु यात्रा है। धनु यात्रा या धनु यात्रा भी कहीं लिखा रहता है। तो सी ऑप्शन धनु यात्रा ये कहाँ का? उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, प्रयाग प्रशस्ति की रचना कहाँ पर हुई थी? तो सर जी सॉरी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसमें हुई थी ये सवाल पूछ रहा है। तो इस संस्कृत भाषा में हुई थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? तो साथियों बंगाल की जो दीवानी को किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? तो ये वर्ष आपका 1765 में किया गया था। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? तो सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत जो 15वीं शताब्दी में की गई थी ये मेरे भाई महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा की गई थी। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और भाई आप याद भी करते चलेंगे। और चैनल पे नए तो साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। नोटिफिकेशन इसलिए ऑन करेंगे क्योंकि देखिए डेली आपको क्लास प्रोवाइड करना है सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे, शाम को 6 PM पे। अब देखिए टारगेट हम लोग का बना है कि 4 से 14 नवंबर के बिल्कुल अच्छे से टारगेट बनाना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर बिल्कुल पूरा 100%। देखिए 50 नंबर, एशिया को यूरोप से पर्वत कौन अलग करता है? तो एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करती है भाई, याद रखिएगा यूराल पर्वत। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, मांडो किस राज्य का लोकगीत का एक रूप है? मांडो सर जी गोवा का है, ये याद रखिए गोवा का है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, भारत के संविधान के तहत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो भारत के संविधान के तहत संघ की जो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति साहब हैं। यहां से बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, हौज सुल्तानी दिल्ली के बाहर एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो साथ ही हौज सुल्तानी दिल्ली के बाहर एक बड़ा जलाशय था जो कि इसका निर्माण याद रखेंगे आप लोग सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? बताइए तो बेटी का नाम पूछ रहे हैं दोस्तों, बेटे का नहीं बेटी का नाम बता सकते हैं आप लोग? इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे हमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, केरल में भारतीय ओणम का त्यौहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? बताइए सर, तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये। केरल में जो भारतीय ओणम का त्यौहार होता है सर तो ये टोटल 10 दिनों के लिए मनाया जाता है भाई, 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। और ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि सर 10 दिनों तक मनाया जाता है? वो त्यौहार 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। वो कौन सा त्यौहार है? तो भाई नागालैंड में मनाया जाता है।
क्या आप बता सकते हैं? अब तो इतना बता ही दे कि 1 दिसंबर भी बता दिया, और नागालैंड राज्य में बताया जाता है, मनाया जाता है वो, और त्योहारों का त्योहार भी उसे कहा जाता है। चलिए दोनों ऑप्शन बताएंगे, आप लोग करेक्ट ऑप्शन बताइएगा इस सवाल का। 2 सवाल होमवर्क में दिए भाई, अच्छे से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो साथी किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखिए होसंग शाह ने बनाया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, भारत में किस स्थान पर कर्तन दहन कृषि को कुरवा के नाम से जाना जाता है? तो भारत में किस स्थान पर कर्तन दहन कृषि को कुरवा के नाम से जाना जाता है? तो साथ ही झारखंड राज्य में। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 22, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अशोक के कांधार शिलालेखों की खोज की गई थी? भाई देखिए हर शिफ्ट में शिलालेख से सवाल पूछे जा रहे थे पिछले दिनों के एग्जाम में, शुरुआत दिनों में, उसके बाद शिलालेख से सवाल मतलब कि आना बंद हो गया, लेकिन अब देखिए हो सकता है कि पेपर में आ सकता है। तो किस वर्ष में अशोक के कांधार शिलालेख की खोज की गई थी? तो दोस्त याद रखिए 1958 में की गई थी। यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो साथी किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? याद रखिए तेलंगाना राज्य में। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था। भाई देखिए बंदरगाह से सवाल पूछा जा रहा है पेपर में, यानी सिंधु घाटी से। तो इनमें से बताइए कौन नहीं था? तो देखिए खिरसरा तो था, बालाकोट भी था, लोथल भी था, लेकिन भाई राखीगढ़ी नहीं था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, ईस्ट में प्रजनन किसकी प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ईस्ट में जो साथियों प्रजनन होता है ना, वो मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा होता है, मुकुलन की द्वारा। यहाँ से ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होना है। इस सेशन में साथियों आपका चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ हो या आपका जीके, पूरा साथियों कंप्लीट मतलब कि टॉपिक से सवाल कवर करने का प्रयास किया, और वही क्वेश्चन जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। देखिए 26 नंबर, डैश पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। तो वो कौन थे जो कि पूर्वी बंगाल के एक वकील थे? तो वो साथी कौन थे बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो चित्तरंजन दास थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल धीरे धीरे किसके अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो साथी जो बंगाल था वो धीरे धीरे मुर्शिद कुली खां के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो साथ ही याद रखिए 618 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29, निम्नलिखित में से किसने 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बताइए 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो वो कौन थे? सर जी सुभाष चंद्र बोस जी थे। याद रखिएगा 1938-39 में कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम तो कर्णाली नदी है। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इंग्लिश के क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे साथी, जैसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से देखना है मिसलेनियस, MISCLANEOUS बिल्कुल मिसलीनियस तो बिल्कुल राइट है। मल्टीफेरियस बिल्कुल विविध, जिसे आप लोग विविध बोलते हैं, लास्ट में विविध होता है ना, विविध के भी क्वेश्चन आते हैं, मल्टीफेरियस बोलते हैं। ग्रेगेरियस भाई, लेकिन ग्रेगेरियस जो होता है आपका जो कि झुंड में रहता है, झुंड में रहने वाले भी बोल सकते, लेकिन इसका स्पेलिंग भाई क्या होता है आपका GRE होता है, GARIOUS होता है भाई। देखिए GA होता है, केवल आपके पेपर में साथ ही इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड रहेगा या तो मिस स्पेल रहेगा। तो याद रखिए केवल एक एक वर्ड से उसमें डिफरेंस रहेगा। जैसे देखिए ग्रेगेरियस में जी के बाद यहाँ पे देखिए जो बीच में जी है ये वाला, देखिए इसके बाद ए होता है ना कि ई। देखिए यहाँ पे ई दे रखा, बस सिंगल यही, इसी से क्या होगा मिस्टेक हो गया ये। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
और हिलेरियस का मतलब क्या होता है, आनंददायक होता है। याद रखिए 31 का सही सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 32। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे डेस्टिनेशन का एंटोनिम बताइए क्या होता है। डेस्टिनेशन मतलब कि जिसे आप बोल सकते हैं स्थान, गंतव्य, तो क्या हो जाएगा अराइवल। जैसे कि आप ट्रेन से जब सफ़र करते होंगे तो देखेंगे जब वेयर इज़ माई ट्रेन है, कोई एप्लीकेशन होता है ना ट्रेन देखने का, तो देखेंगे इधर अराइवल लिखा रहता है, यहाँ डिपार्चर लिखा रहता है। अराइवल मतलब प्राप्त होता है, यानी आपको इलाहाबाद जाना है तो 2:15 तो आपको अराइवल प्राप्त दिखाएगा। अब डिपार्चर यानी जो यहाँ से छूट जाएगा, यानी प्रस्थान यहाँ से कर जाएगा। 5 मिनट तक या 10 मिनट रुकती है ना अपने जंक्शन पे, जंक्शन पे तो केवल 5 मिनट, कोई मेन स्टेशन रहता है तो आधा घंटा तक रुकती है। तो इसको क्या अराइवल मतलब क्या होता है, प्राप्त होता है। डिपार्चर मतलब प्रस्थान, वहाँ से चली जाएगी। तो डेस्टिनेशन की क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो सकता है भाई। याद रखिए आप लोग, ओरिजिन मतलब क्या होता है, मूल होता है। डिपार्चर प्रस्थान, टारगेट मतलब लक्ष्य होगा, तो बी ऑप्शन होगा। डेस्टिनेशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, बिल्कुल यहाँ तो ट्रेन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपका ट्रेन पहली बार सफ़र किए होंगे ये बात ध्यान दीजिएगा। इधर साथियों आपका अराइवल है, वहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है तो इधर वाला टाइम देखकर चलिएगा अराइवल वाले में, डिपार्चर वाले नहीं। डिपार्चर करेंगे तो आप वहीं बैठे रहेंगे, चले जाएंगे आगे ट्रेन। ये बात याद रखिएगा। मेरे साथ हुआ था भाई, जब हमने 17 तारीख को एमटीएस का पेपर अपने भाई को दिलाने गया था भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो गया भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए जैसे कि वेंगनेंस लिखा है, वेंगनेंस मतलब एक प्रकार का प्रतिशोध साथी होता है, आपका बदला भी बोल सकते हैं। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है भाई, तो इसका स्पेलिंग भाई याद रखिए VENGEANCE होता है, वेंगेनेंस होता है। देखिए VENGEANC, देखिए सी ऑप्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मतलब अ स्टोन थ्रो, ईडियम मतलब क्या होता है साथी, आपका मुहावरा होता है। तो अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब साथियों आप बोल सकते हैं बहुत निकट या बहुत कम दूरी पे। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे शहर में, जैसे कि हमारे सिटी में हवाई और हवाई जैसे अड्डा है और रेलवे स्टेशन है, एक दूसरे से बहुत पास में है ना। जैसे देखेंगे हवाई अड्डा हमारे यहाँ बाबतपुर में है और स्टेशन कई हैं, जैसे कि हमारे बनारस में भी है, जैसे कि DLW हो गया आपका, DLW जाएंगे तो कैंट हो गया साथी, और आपका बहुत जगह है। तो इस तरह से क्या है साथी, अ स्टोन थ्रो यानी बहुत पास, आपका बहुत निकट या बहुत कम दूरी पर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अ शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा, अ स्टोन थ्रो हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 35, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। जैसे थिंग्स और पीपुल ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक ही तरह की चीज़ें या लोग या वस्तु क्या हो सकते हो, बिल्कुल एक ही तरह, उसको क्या बोलेंगे, कंटेम्परेरीज बोलेंगे। कंटेम्परेरीज मतलब क्या होता है, समकालीनो होता है भाई, याद रखिएगा समकालीनो होता है। और होमो मतलब सेम होता है भाई, होमो हो जाएगा सॉल्व का राइट ऑप्शन। फेलो मतलब क्या होता है, साथियों, जो हमारे फेलोज होते हैं साथी क्लास के। और कलीग्स मतलब सहकर्मी जो होते हैं, याद रखिए इससे कलिक्स से पढ़ा जाता है, कलिक्स। स्पेलिंग देख लीजिए भाई, सबका स्पेलिंग देखते रहिएगा क्योंकि पेपर में आएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट बताना, यानी एंटोनिम वर्ड अपोजिट को बोलते हैं साथी। किन क्या हो जाएगा, किन का मतलब मिक होगा, सार और प्रिजर्व डल। किन का मतलब होता है साथी, आपका एक प्रकार का उत्सुक, उत्साही, इच्छुक। जो कोई बहुत उत्सुक होता है ना, उत्साही होता है ना, इच्छुक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, किन बोलते हैं। क्या मिक होगा, मिक मतलब क्या होता है साथी, नम्र। क्या होता है, नम्र होता है। शार्प, बहुत शार्प है। तीखा, तीखा होता है। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, क्या होता है दोस्त, संरक्षित करना होता है। और आपका डल, डल मतलब उदासीन। जैसे किन मतलब बहुत उत्सुकता, उत्साही, इच्छुक, तो उसका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, डल हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 बताएंगे आप लोग। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बनेगा, ये बात याद रखिएगा। क्लास लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा यदि आप इसकी यूटिलाइज आप करेंगे, याद रखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है भाई, याद रखिएगा। तो प्रोडिगल मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडिगल एक प्रकार का आप लोग बोल सकते हैं साथी, जिसे अपव्ययी बोलते हैं। उड़ाकू भी बोल सकते हैं, उड़ाऊ बोल सकते हैं, अपव्ययी। तो इसका क्या हो सकता है साथी, मॉडेस्ट मामूली, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, कि वेस्टफुल। वेस्टफुल होगा भाई,
अब प्रोडिगल मतलब अपेव्ययी होता है, तो इसके भी माने आपका जैसे कि वेस्टफुल हानिकारक भी होता है, क्या वेस्टफुल हो जाएगा। अपेव्ययी माने वेस्टफुल माने भाई क्या होता है, अपेव्ययी होता है यानी हानिकारक। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। प्रोडिगल का सिनोनिम्स क्या होगा, वेस्टफुल होगा। समानार्थी शब्द होता है एकदम सिनोनिम्स मतलब। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टेडियस का एंटोनिम बताइए, विलोम से बताइए। टेडियस का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, थकाऊ, कठिन, धीमा। टेडियस मतलब बहुत ही थका हुआ, थकाऊ या कठिन, या आप धीमा बोल सकते हैं। एम्बिग्यूटी मतलब साथियों अस्पष्टता जिसे बोलते हैं आप लोग, अस्पष्टता। इंटरेस्टिंग, दिलचस्पी जिसे आप लोग बोलते हैं, दिलचस्प बोलते हैं आप लोग जिसे। इंसिडेंटल मतलब क्या, आकस्मिक जिसे बोलते हैं। डिवोशनल मतलब आप बहुत धार्मिक है। तो टेडियस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप लोग याद रखिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा भाई। टेडियस मतलब थकाऊ, तो इसका क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39। क्या दिया दोस्त, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एक्सपेंडिचर राइट दिख रहा है बिल्कुल। एक्साइटमेंट, भाई एक्साइटमेंट का देखिए इसमें तो यस कैसे आ गया, एक्साइटमेंट में यस रहता है क्या, यही देखिए रॉन्ग हो गया भाई। देख रहे हो एसएससी ऐसा करता नहीं, केवल एक एक वर्ड से एमटीएस के पेपर में आपसे खेल खेलता है। याद रहे एक्साइटमेंट, उत्तेजना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्कार्ड मतलब कि खारिज कर देना, खारिज करना। तो उसका क्या हो जाएगा, तो शेयर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि वेस्ट हो जाएगा कि एडॉप्ट। जैसे डिस्कार्ड मतलब आप क्या कर दिए साथियों, खारिज कर दिए, तो क्या कर देंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे साथियों, इसको एक्सेप्ट करेंगे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब मुहावरा। अ ड्राई रन मतलब साथी जैसे कि अ ड्राई रन मतलब होता है एक प्रकार का पूरा अभ्यास होता है, किसी चीज़ का अभ्यास करना। आप किसी चीज़ का अभ्यास बार बार करते हैं, जैसे एमटीएस की एग्जाम दे रहे हैं तो आप बार बार अभ्यास कर रहे होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रिहर्सल बोलते हैं। अरिहर्सल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 42। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। दो क्वेश्चन मान के चलिए आपके पेपर में पक्का कन्फर्म आएगा। ये समीकरण दे देगा और आपको हल करना है। तो भाई हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएं, एकदम आसान भाषा में, आपको बस ध्यान देना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में कि इन्हें दो चिन्हों को आपस से बदलना है, तो ये लिख दिया, तो समझिए आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को उठाना पड़ेगा और इस समीकरण जो दिया है ना भाई उसमें आपको रखना पड़ेगा। जैसे देखिए पहला ऑप्शन दिया है गुणा और माइनस, इसका मतलब साथियों इन समीकरण में आपको ना गुणा की जगह माइनस रखना होगा, माइनस की जगह गुणा रखना होगा। चलिए आपको हल करके हम दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका समीकरण ये दे रखा है प्रश्न में, हम लिखते हैं। जैसे देखिए 14 माइनस है, माइनस की जगह लिखिए, हम पहला ऑप्शन को उठाए हैं तो इसका मतलब माइनस की जगह हम लोग गुणा रखेंगे। भाई देखिए इसमें पहले माइनस है 14 माइनस, तो हम गुणा रख दिए, फिर इसका 21, उसके बाद देखिए गुणा है तो गुणा की जगह माइनस जस्ट बदल देंगे। साथ ही कोई भी ऑप्शन उठाइए जो दिया है बस उसका अपोजिट कर दीजिए, फिर बस पूरा समीकरण सेम है उसको हम लिख देते हैं 6 बराबर। हम आपको बता दें यदि साथियों इस तरह के जैसे देखिए आप जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप बॉडमस के ही नियम लगाएंगे। तो बॉडमस नियम यदि आपका देखिए 6 बड़ा हो गया, 3 साथियों आपका छोटा हो गया, इसका मतलब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, या डिवाइड जाएगा तो साथियों 3/6 के रूप में जाएगा। जैसे आप लोग इसको हल करेंगे तो कैसे आप हल कर सकते, 40 × 21 - 7 3/6 होगा। जैसे ये तो भाग जाएगा नहीं, जाएगा तो 0.5 होगा आपका, बहुत नहीं जा पाएगा, तो ये आपका 29। तो साथ आप क्या करें, इस तरह का सवाल हल करने के लिए आप इसको छोड़ेंगे क्योंकि टाइम बचत रहेगा। जैसे देखिए 3 दूना 6 इसको काटेंगे, फिर उसके बाद इधर से काटेंगे 7 बार में, फिर मल्टीप्लाई जब 7 21 7 कितना हो जाएगा आपका साथियों, आपका 147 हो जाएगा। 147 होगा तो भाई हमें तो केवल 29 लाना है, हमें समीकरण को ऐसा रखना है कि 29 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हटा देना। यदि आपको इस तरह का दिख गया बटे में आए या छोटा जो डिवाइड जिससे करना है वो साथियों बड़ा रह गया और जिसमें देना वो छोटा, तो उसको आपको पहला हटा रोकना है उसको। अब हम इसी तरह दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। देखिए जैसे दूसरा ऑप्शन क्या है, गुणा और भाग है ना, तो इसका मतलब क्या है, गुणा की जगह हमें समीकरण में भाग रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है समीकरण में। चलिए जैसे देखिए 14 है, माइनस है, माइनस तो कुछ करना नहीं है, -20 21। देखिए मल्टीप्लाई की जगह हम लोग डिवाइड रख देंगे, तो डिवाइड यहाँ पे 7 रखेंगे, प्लस आपका 3
+3 देखिए, फिर इसका डिवाइड है, डिवाइड की जगह हम लोग मल्टीप्लाई रख देंगे क्योंकि समीकरण में बोला है ऐसा। तो 29, हमें 29 लाना है, यानी LHS बराबर RHS लाना है, तभी हम लोग का इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये शायद आ सकता है, 14 माइनस 7 में से 21 के भाग दीजिए, 3 आएगा क्योंकि 7 3 21 होता है, प्लस आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद इंटू 6, उसके बाद 29, फिर उसका देखिए कितना हो जाएगा, 36 का 18 यहाँ पे होगा, 14 माइनस 3 प्लस आपका 18, क्योंकि देखिए बॉडमस के लिए पहले डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई, बराबर आपका 29, बराबर आपका 29 है। देखिए प्लस 18 ये है, प्लस 14 ये, इसको जोड़ोगे तो कितना आपका आएगा, 32 आएगा। 32 माइनस 3 बराबर 29, देख सकते हैं आप साथी। यदि आप 32 में से 3 को घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 29 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या, LHS बराबर RHS आ गया भाई। दूसरे ऑप्शन को हम लोग जब रखे कि गुणा की जगह भाग रखे, भाग की जगह गुणा रखे, तब हम लोग का 29 बराबर 29 आ गया। हम दूसरा ऑप्शन रखने से हमारा समीकरण सही हो गया। तो इस तरह से बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन होगा। क्या आप लोग समझे? यदि साथी दूसरा ऑप्शन भी नहीं आता तो हम लोग तीसरा ऑप्शन में जाएंगे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं MTS का एग्जाम आपका जिस 20 शिफ्ट में होगा तो आप सबसे पहले रीजनिंग के सॉल्व हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सबसे ईजी आ रहा है। और मैथ भी, यदि आपका मैथ बेसिक क्लियर है तो आप पहला ही मतलब कि क्वेश्चन से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैथ की रहेगा। याद है, उम्मीद करूंगे इस क्वेश्चन आप अच्छे समझे होंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, दो क्वेश्चन ये मान के चलिए आपके पेपर में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? जैसे देखिए 33, 34, 38, 47, 63। 33 से 34 में क्या क्या होगा, +1 क्या होगा, 34 से 38 में +4 क्या होगा, 38 से 47, 38 2 40, 7 47, यानी +9 किया है। 47 से 63, 47 3 50, 10 60, 13 13 3 16। भाई देख रहे हो, यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। क्या हम इसमें 25 जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। देखिए 1 4 9 16 यानी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 है, तो 63 में 25 जोड़िए कितना आएगा, 5 3 8 6 2 8 88। क्या 88 ऑप्शन दिया? देखिए बी ऑप्शन दिया है, कितना सिंपल है। 43 का बी ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से। कोई दिक्कत? बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 44, दो क्वेश्चन ये मान के चलिए आपके पेपर में पक्का रहेगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। और आपका एक तो ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इजी आएगा। और आपका साथी जो आपका कथन निष्कर्षण वाला होता है वो भी एक क्वेश्चन आएगा। जिस देखिए AE का संबंध CG से संबंधित हो, NRV के संबंध किससे हो जाएगा। इस तरह का सवाल हल करने के तुरंत आप लोग कोड कर दीजिए। यदि आपको यदि आपको कोडिंग याद है ना तो इसी में हल कर, आपको इतना टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे बता दे रहे हैं हम लोग CG कैसे है, E आपका 1 नंबर की, E आपका 5 नंबर, I आपका 9 नंबर पे, K आपका 11 नंबर पे, G आपका 7 नंबर पे, C आपका 3 नंबर। आप देख सकते हैं साथियों 1 से 3 यानी +2, 5 से 7 +2, 9 से 11 +2। देखिए 1 से 3 कैसे बना होगा, A से C बनाया है, E से G बनाया है, I से K बनाया, यानी एक आपका A पे होता है, C पे आपका 3, 5 पे आपका E होता है, G पे 7, I पे 9 होता है, K पे 11, यानी +2 क्या है। देखिए 1 से 3 +2, 5 से 7 +2, 9 से 11 +2। बिल्कुल, तो हमसे किसका पूछा, NRV पूछा है। N दूसरा नंबर, N कितने नंबर, 14 15 16, 16 पे कौन होता है, P होता है। P देखिए किसी ऑप्शन में, देखिए P केवल 2 ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन B में है, ऑप्शन C पे। ऑप्शन A को और ऑप्शन D को हटा दीजिए, P है। उसका देखिए N हो गया, N के बाद दूसरा N 14 15 16, 2 जोड़े हैं 14 में, 16 16 P। R के बाद क्या आता है, RST, यानी R 18, T आपका 20, T PT। देखिए PT B C ऑप्शन देखिए आप पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी आपका 22 है, 22 में 2 जोड़िए 24, 24 में कौन हो जाएगा, X हो जाएगा। देखिए PTX, C ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हुई आपको? NRV को जो बनाएंगे आपको भाई इस तरह से हल करके बता दें, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएंगे। NRV, N आपका देखिए 14 नंबर पे, R 18, V आपका 22, 2 जोड़िए इसमें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़िए, 2 जोड़ रहे हैं सब में भाई, ध्यान दीजिएगा। कोई हो गया ऐसे स्टूडेंट जो कि नहीं समझ पाएंगे। 18 2 20, 22 2 24। देखिए 16 आपका P होता है, T आपका 20 होता है, X कितना होता है, 24 होता है। तो PTX आ गया हम लोग का C ऑप्शन, देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? जैसे 17 से 25, 25 से 37, 37 53, 53 73, 73 97। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं साथ साथ में। 17 25 37 53 73 97, इतना आया। 17 से 25
17 8, बिल्कुल 8 जुड़ा है। 25 37, 25 5 30, 12 देखिए, 37 से 53, 12 16, भाई कुछ दिख रहा है। 53 से 73, 20 प्लस 20, 73 97 प्लस 24, भाई प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24, यानी देखिए 8 का गैप, 8 का गैप, 8 का गैप, सॉरी 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 गैप, यानी इसमें हम कितना कर सकते हैं, 28, 28 कर सकते हैं। 28 97, 28 जोड़ी कितना होगा, 97 300 और 25 125, देखिए ऑप्शन सी। प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 25, लास्ट में प्लस 28 जोड़े 97 में, तो इस तरह से हम लोग का 125 आ गया। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 45 क्वेश्चन कंप्लीट। आपका यहाँ से हमने जीके इंग्लिश रीजनिंग क्वेश्चन हल कर लिए। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वही साथी जो आपके पेपर में सीधे वही टॉपिक सही हुआ करेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 साथियों क्या दे, और चैनल पर नहीं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। मिलते कल सुबह मॉडल पेपर। कल देखिए मॉडल पेपर जो हम आपको देंगे, तो मॉडल पेपर नहीं होगा, लेकिन साथियों कल का पेपर समझिए रामबाड़ आपकी क्लास होगा। जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वो सेशन देख कर पेपर ही देने जाएंगे कल सुबह 8 बजे वाली क्लास। याद रहे कल क्लास नहीं होगी साथी, बिल्कुल आपको एक सीट पक्का कराने वाली क्लास होगी कल सुबह 8 बजे, इसलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका मैथ का क्या दिया है। हाँ साथियों, तो चलिए उसके आगे क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। जैसा एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1960 है, यदि उस पर 30% की छूट दी जाती है तो बताना है हमें कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो क्या दिया है हमें, कोई एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य दिया है 1960 रुपये, और हमें बताना है कि उस वस्तु पर 30% की छूट भी दिया जा रहा है। तो बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए जो भी कोई भी वस्तु होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी वस्तु होगा वो अपने आप में कितना रहता है, उसका जो प्रारंभिक वैल्यू होता है वो होता है 100%। अब इसे 100% पर लाभ होगा, हानि होगा या छूट, जो कुछ भी दिया जाएगा इसी 100% पे दिया जाएगा। तो देखिए 100% का वस्तु है और इसी पे कोई कितना दे दे रहा है, 30% की छूट दे रहा है। कितना दे रहा है, 30% का छूट दे रहा है, या डिस्काउंट कहिए, 30% का छूट या डिस्काउंट। तो देखिए 30% छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। देखिए तो 100% का वस्तु था, 30% का छूट दे दिया गया, तो बचे कितना में, तो बचा 70%, यानी जो हम बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं, 70% में। और अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य यानी जो 100% है, जो 100% है हमारा, वो उसी का वैल्यू कितना दिया है 1960, और हमको 70% का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, देखिए 100% का वैल्यू कितना है 1960 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1960 डिवाइड बाई 100, और आपको निकालना कितने का है, 70% का निकालना है। तो 70% का निकालने के लिए 70% बराबर कितना हो जाएगा आपका 1960 गुणे 70 डिवाइड बाई 100। तो देखिए 2 जीरो से क्या हो गया आपका, 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 7 का गुणा कर दीजिए। तो 7 छक्के 42, 7 नवा 63 और 4 67, 7 एकम 7 और 6 13, तो 1372 रुपये आएंगे क्या सेलिंग प्राइस। अगर कोई वस्तु 1960 का है, अगर उस पर 30% का छूट दे दें हम लोग, तो वो कितने में बिकेगा आपका 1372 रुपये में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, तो बताइए हानि का प्रतिशत क्या होगा। सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह है कि कोई भी अगर कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य है वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100% या 100 कुछ भी कहिए, ठीक है। और उसी पे दे रहा है कि जो उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है या विक्रय मूल्य है वो कितना है, उसके क्रय मूल्य का 35%। तो 100% का मान लेते हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस वो कितना है 100 है, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य का कितना है 35%, यानी 100 का
35%, तो 100 का 35% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 35 हो जाएगा। तो जो हानि होगी, देखिए क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है और विक्रय मूल्य 35 है, तो जो हानि है वो हानि कितनी है हमारी, तो हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है आपका 100 और हानि है आपका 35 और सेलिंग प्राइस है 35, तो जो हानि हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 65। तो जो प्रतिशत हानि होता है, जो प्रतिशत हानि होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा हानि, जो भी हानि हुआ रहता है वो बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, देखिए हानि आपको कितना है, 65 रुपये का हानि है, क्रय मूल्य था 100 और गुणे 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, जो परसेंटेज हानि है वो कितना है आपका 65%। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक आदमी 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी। चलिए तो इस तरह का भी क्वेश्चन को वहीं लाभ हानि वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 15 आम है, 15 आम है, कोई आदमी 15 आम खरीद रहा है, तो 15 आम का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1 रुपये। कितना है, 1 रुपये। तो हम लोग एक आम का अगर कॉस्ट प्राइस निकालें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1/15 रुपया। ठीक है, तो एक आम का क्रय मूल्य निकल गया। हानि प्रतिशत हमें दिया है, जो हमारा हानि प्रतिशत है वो कितना दिया है, वो हानि प्रतिशत है वो हमको दिया है 25%। तो इस फॉर्मूले, देखिए ये हमारा आम है, इसका कॉस्ट प्राइस पता चल गया, हानि प्रतिशत पता चल गया। अगर हम हानि निकाल ले तो हानि और कॉस्ट प्राइस में हानि घटा देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, तो बस उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग आराम से। तो चलिए निकालते हैं वही पिछले वाले फार्मूला से। तो जो हमारा प्रतिशत हानि था वो क्या होता है, लॉस बट्टे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फार्मूला था। तो देखिए प्रतिशत हानि कितना है, 25 है, ये बराबर हो जाएगा लॉस हमें नहीं पता, कॉस्ट प्राइस कितना है 1/15 और यहीं पे 100 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यहीं पे। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 15 1/15, तो ये 15 क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 25 बराबर 15 गुणे 100 गुणे लॉस, लॉस को एल से लिखे हैं /1। तो यहाँ से लॉस बराबर कितना हो जाएगा आपका 25/15 गुणे 100। तो 25 से काटेंगे, ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 25 चौका 100 और 15 गुणा 4 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/60। ठीक है, तो देखिए हानि निकल गया और हमको क्रय मूल्य पता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1/15 है, माइनस लॉस कितना है 1/60 है। तो देखिए 15 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, तो 4 माइनस 60 है, यानी कि 3/60। यानी जो सेलिंग प्राइस आई वो हमारी कितनी आई, वो आई हमारी 1/20। यानी जो एक आम का दाम है वो जो कितना है, ये एक आम का दाम कितना है, एक आम का दाम निकला ना, एक आम का दाम कितना निकल का आया 1/20 रुपया। अब हमको कितना निकालना है कि 1 रुपये में कितना आम मिलेगा। तो देखिए एक आम का दाम कितना है 1/20 रुपये है, तो 1 रुपये में कितना आम मिल जाएगा, तो वहीं 1 रुपये में निकालने के लिए 1/20 अगर 20 से हम लोग गुणा कर दे तो ये 1 रुपये के बराबर आ जाएगा। तो यानी 1 रुपये में हमको कितना आम मिलेगा 20 आम, यानी कि हम अगर 1 रुपये में 20 आम बेचे तो हमें 25% की हानि होगी। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लग रहा होगा ये बहुत लेंथी है, पर सॉल्व करेंगे तो इसी टाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति को 2860 में बेचने पर एक पुस्तक पर 35% की हानि होती है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचने चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो देखिए मान लेंगे कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 100x था, कितना था 100x था। ठीक है, और जो हमारा ये क्या है, हमारा ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 35% की क्या हो जा रही है, हानि हो रही है, यानी कि जो हमारा इसी पे 100x का अगर हम लोग क्या निकालें 35% निकालें तो वो कितना हो जाएगा हमारा 100x इंटू 35 डिवाइड बाई 100। तो जो हानि आएगी वो कितनी आएगी हमारी 35x। ये क्या आ गई हमारी हानि आ रही है, यानी जो किताब का विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 100x माइनस 35x, ये बराबर किसके आया हमारा 65x के। यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 65x, और इसी 65x की वैल्यू दी है, कितनी दी है 65x की वैल्यू दी है आपकी
2860 रुपये। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, 20% का लाभ अर्जित करना है। देखिए कॉस्ट प्राइस 100x है, अगर इसी पे हम लोगों को प्रॉफिट कमाना है 20% का, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे नया वाला जो मान लीजिए ये हमारा क्या था, SP1 था। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, SP2, तो सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगा, देखिए 100x का 20% निकालेंगे तो 20x आएगा, और जो नया वाला होगा 120% मतलब लाभ सहित अगर हम लोग बेचें तो हमारा कितना आ जाएगा 100x, तो कॉस्ट प्राइस है और लाभ कितना है 20x, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा 120x। यानी कि देखिए क्या आया, हमको 65x का वैल्यू दिया है और हमको निकालना किसका 120x का। तो देखिए 65x का वैल्यू 2860 है, तो 1 रुपये की या 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2860 बट्टे 65x। तो उसी के हिसाब से अगर आपको कितने का निकालना हो जाए 120x का निकालना हो जाए, तो 120x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2860 बट्टे 65x गुणे 120x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 और 0, 5 चौका 20, यानी कि 24 बार में कटा। फिर 13 से ये काटिए तो 13 दूना 26, 2 और 6, 13 दूना 26, यानी 220 गुणे 24। तो यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आ गई 220 और गुणे 24 गुणा करेंगे तो देखिए 22 चौक कितना होता है हमारा 88, और 22 दूना 44 और 8 52, यानी कि 5280 रुपये आएंगे। यानी कि आदमी को 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को 5280 रुपये में बेचने होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए तो निकालते हैं। तो 9 के पहले 5 विषम गुणज कौन से होंगे, तो एक तो 9 होगा, दूसरा 18, 18 सम है, पर ये हमको चाहिए कौन सा विषम, तो लेंगे हम तीसरा, इसके आगे बढ़ेंगे 27, इसके बाद आएगा 36, 36 सम है, तो उसके बाद वाला लेंगे 45, उसके बाद आता है 54, 54 सम है, उसके बाद आएगा आपका 63, ये भी सम है, उसके बाद आएगा 9 8 72 सम है, तो 9 9 81, यानी कि ये इतनी संख्याएं, इसी का औसत निकालना है। तो जो हमारा औसत होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, या कितनी संख्याएं हैं तो जोड़ दीजिए, 9 + 27 + 45 + 63 + 81 और डिवाइड बाई 5 है, तो 5 से भाग करना होगा, औसत निकल जाएगा। तो देखिए 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25, 5 हासिल 2, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20 और 20 2 22, यानी कि 225 और डिवाइड बाई 5 काट दीजिए, तो 5 चौके 20 और 2 और 5, 5 5 25, यानी जो 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आएगा वो कितना आएगा 45 आएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।